हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CIB पेपर 4 में मॉडल डी का चैप्टर 11 यानी कि रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर एंड अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। तो क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं पार्टनर्स की? पहली बात तो जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जो भी बिजनेस वो फर्म के लिए कर रहे हैं उसमें वो सबके एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो पार्टनर्स हैं उनमें ये कहा गया है कि वो ओवरऑल कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के लिए फेथफुल रहें, जस्ट रहें यानी ईमानदार रहें, और साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन जो भी पूरा काम कर रहे हैं फर्म के लिए वो फर्म को मैक्सिमम एडवांटेज दिलाने के एम से होना चाहिए। ऑब्वियसली लॉफुल तरीके से होना चाहिए बट होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उसको मतलब पार्टनर आपस में उनके लीगल हेयर्स को या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे शेयर करना होगा, ठीक है। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द लॉस कॉस्ट बाय फ्रॉड, हर एक पार्टनर को फर्म के लॉस को इंडेमनीफाई करना होगा। सपोज इंडेमनीफाई करना मतलब क्या मतलब हो गया, जैसे कि सपोज करते हैं 10 पार्टनर थे, 10 में से किसी एक ने फ्रॉड कर दिया किसी थर्ड पर्सन के साथ, मतलब किसी बाहर वाली पार्टी के साथ, तो भले ही फ्रॉड एक ने किया है लेकिन जो बचे हुए 9 हैं मतलब टोटल के टोटल 10, वो सब उसको इंडेमनीफाई करेंगे, उस फ्रॉड को मतलब उसमें जो भी भरपाई होगी नुकसान की वो करनी होगी इनको सबको। हालांकि जो ऐसा नहीं है कि जिस पार्टनर ने वो फ्रॉड किया है सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, सबको झेलना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये जो इंडेमनीफाई की ड्यूटी है ये एब्सोल्यूट है, मतलब कि ये निरंकुश है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टनर इससे पीछे हट जाए कि मैं क्यों इंडेमनीफाई करूँ, मैं तो कुछ किया नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि मान लीजिए किसी एक ने फ्रॉड किया, बचे हुए 9 ने उसको उस मुसीबत से निकाला या उस फ्रॉड के जो नुकसान हो उसकी भरपाई करी, लेकिन वो बाद में वो जो इनोसेंट पार्टनर्स हैं जिनकी कोई गलती नहीं थी लेकिन उनका नुकसान हो गया, वो बाद में इसको जिसने फ्रॉड किया था जिस पार्टनर ने उससे वो पैसा क्लेम कर सकते हैं। ये बात चीज़ है, ठीक है। जो भी नुकसान हुआ है जो भी डैमेज हुआ है वो उससे क्लेम किया जा सकता है, बशर्ते आप प्रूव कर पाओ तब, ठीक है। दैट्स अ ट्रिकी वन। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं किसी भी पार्टनर किसी फर्म के, वो आपस में एज पर कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही डिसाइडेड रहते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है फर्म का आपस में करने के लिए, वो कभी कभी रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड भी होता है, मतलब कि कौन सा काम है जो फर्म नहीं कर सकती है, वो किस में आता है, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में आता है। सपोज 10 कामों की लिस्ट बनाएगी, ये काम ये फर्म करेगी, लेकिन क्या है कि ये काम नहीं करेगी, जो नहीं करेगी वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में आ जाएगा, और वो भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट में जो पार्टनरशिप फर्म का होगा उसमें मेंशन रहेगी। द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, हर एक पार्टनर को बिजनेस में पार्टिसिपेट करना होता है, बस शर्त सिर्फ इतनी कि वो स्लीपिंग पार्टनर ना हो। यदि स्लीपिंग पार्टनर है तो उसको नहीं पार्टिसिपेट करना होता है, ठीक है, वो नहीं करेगा। हर एक पार्टनर अपनी ड्यूटीज़ को डिलीजेंटली करेगा बिजनेस के लिए। कोई डिफरेंस अगर आता है बिजनेस में मान लीजिए, तो हमेशा मेजॉरिटी का जो डिफरेंस होगा वो रखा जाएगा, ठीक है। जो भी डिसीजन रहेगा वो एज ए मेजॉरिटी डिसाइड करेंगे। 10 पार्टनर है तो जो 6 लोग कह रहे हैं वो डिसाइड होगा, 4 रहे हैं ना वो नहीं, और 10 एक बात पे एग्री कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि जो भी बिजनेस कर रहे हैं आप, जो भी पार्टनरशिप आपका एग्रीमेंट है, उसमें कोई भी टर्म्स कंडीशंस चेंज नहीं होंगी अनटिल एंड अनलेस सारे पार्टनर्स अपनी कंसेंट दे दें, ठीक है। हर एक पार्टनर के पास एक्सेस टू बुक्स होगा, बुक्स मतलब जो भी हिसाब किताब है वो उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और उसकी एक्सेस भी किसके पास होगी, हर एक पार्टनर के पास होगी। म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़, हर एक पार्टनर जो है वो रेम्यूनरेशन के लिए वो नहीं होगा, क्या बोलेंगे, एंटाइटल नहीं होगा। मतलब कि उसको किसी प्रकार की कोई सैलरी या वो नहीं मिलेगी, प्रॉफिट और लॉस में उसका शेयर है एज पर अग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस, बट रेम्यूनरेशन नहीं है। हालांकि यदि मान लीजिए किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन चाहिए, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि वो भी पहले के टर्म्स में पड़ा हो, या फिर सबके सब पार्टनर जो हैं वो सब सैलरी ले रहे हो, तो भी कुछ चल जाएगा, ठीक है, कि सब एक सैलरी भी डिसाइड कर रखी है एग्रीमेंट में उन्होंने। दूसरी बात, मान लीजिए जिस पार्टनर ने, किसी ने पैसा लगा रखा है उसमें, किसी ने मान लीजिए 10 लाख रुपये लगा रखा है, अब उसको ब्याज भी देना है, तो अब जो ब्याज जो वो निकालेगा वो ब्याज किससे निकालेगा, प्रॉफिट में से निकालेगा। ये नहीं है कि जो उसने जो इनकम आ रही है उसमें से ना, प्रॉफिट में से उसको अपना ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर जो बचा हुआ पैसा होगा वो बांटा जाएगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। जो पार्टनर होगा वो किसी प्रकार का लॉस अगर होता है किसी की विलफुल नेगलेक्ट की वजह से, मतलब कि किसी एक पार्टनर की वजह से, तो उसे इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, मतलब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। हालांकि जो सैलरी वाली बात है वो भी लिखी है कि अगर वो चाहे तो सब लोग सैलरी ले सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपस में सबकी अंडरस्टैंडिंग पर, अग्रीमेंट के ऊपर।
प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म की बात करते हैं। जो भी प्रॉपर्टी होगी फर्म की, वो पर्सनल यूजेस के लिए आप नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से मतलब यहाँ पे इनटैंजिबल एसेट से भी है, जैसे कि गुडविल या ट्रेडमार्क। भाई आप किसी फर्म में एज ए पार्टनर काम कर रहे हैं, ठीक है, अब उस फर्म का बहुत नाम हो गया, तो अब उसकी गुडविल को इस्तेमाल करके आपने अपना पर्सनल बिजनेस शुरू कर दिया, तो दैट इज़ इलीगल, वो आप नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो उसको पर्सनल यूज़ में या अन्य यूजेस में ले सकते हैं प्रॉपर्टी को, बशर्ते म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए सारी पार्टीज़ का, मतलब कि सारे पार्टनर्स का। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि किसी कोई फर्म थी, उसने वो कहीं काम कर रही थी, फिर धीमे धीमे उसका कुछ पैसे हो गए तो उसने एक ज़मीन खरीद ली, उस पर पूरा कॉम्प्लेक्स बना लिया 5 मंजिल का, ठीक है। अब एक फ्लोर पे तो उसने अपना ऑफिस कर लिया, बाकी 4 फ्लोर एम्प्टी हैं, तो वो उस फ्लोर्स को माने रेंट आउट करता है, तो रेंट आउट से जो इनकम होगी ना, वही फर्म की ही इनकम मानी जाएगी। ये नहीं कि उन 4 फ्लोर्स पे उसने अपने घर बना लिया और आराम से अकेले एक पार्टनर रह रहा है, ऐसा। घर भी बनाया तो सबको अग्री करना पड़ेगा, ठीक है भाई हम लोग ये अपने अपने हिस्से में ले रहे हैं, तो उसको प्रॉफिट लॉस में ले लेंगे, इस तरह से होता है। ये नहीं है कि कोई एक पार्टनर उसको किराए पर उठाया पूरा पैसा रख ले तो पर्सनल यूज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स, यदि कोई भी पार्टनर कोई भी प्रॉफिट अर्न करता है फर्म के काम से या फर्म के नाम से या कैसे भी, तो उसे वो फर्म को ही देना पड़ेगा, मतलब वो प्रॉपरली वो आपस में बांटना पड़ेगा, अकेले नहीं खा सकता। यदि कोई पार्टनर कोई ऐसा बिजनेस करता है जो कि फर्म से compete कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी एंसिलरी यूनिट्स में भी ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए आपने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपने बनाई है, ठीक, अब आपका पार्टनरशिप है, आप काम कर रहे हैं उसमें, लेकिन कार अगर बन रही है तो वहाँ पे सीट कवर भी तो चाहिए ना, टायर भी तो चाहिए ना, है ना, हेडलाइट्स भी तो चाहिए। तो ये सब एंसिलरी यूनिट्स में होती है। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने सीट कवर की कंपनी खोल ली अलग से, एक इंडिविजुअल पार्टनर ने उसमें से, तो अब वो उसमें से जो फ़ायदा जनरेट कर रहा है ना, वो भी उसको अंदर ही चल रहा है, वो काम भी, और सीट कवर सीधे सप्लाई हो रहा है। तो वो ऐसे नहीं कर सकता कि सारा प्रॉफिट खुद रख ले, वो एज ए फर्म एंसिलरी माना जाएगा और उसको वो करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कि हर एक पार्टनर आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे और कोई भी इंडिविजुअल प्रॉफिट की तरफ ना भागे। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, यदि कोई भी चेंज होता है पार्टनरशिप फर्म में, तो जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो पहले की तरह ही चलते रहेंगे। मान लीजिए फर्म का नाम चेंज हुआ, अगर सिर्फ नाम चेंज हुआ है तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो पहले वाले हैं वही चलेंगे सेम टू सेम। इसी तरह से यदि कोई फर्म, जैसे पार्टनरशिप एट विल हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना, मान लीजिए उसका टाइम खत्म हो गया या काम खत्म हो गया, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि वो फर्म चलती रहे, आपने उसको बंद नहीं किया फर्म को, तो भी जो आपके राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो एक्सपायरी से पहले जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ थे उसी के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होंगे। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड, आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस, एंड प्लीज प्रोवाइड अस अ जेन्युइन फीडबैक so that we can improve in a better way.